हूँ सुनील जी आपके पास, और इस बीच अधीर रोहत साहब भी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, वो लाइनें भी याद आ गई, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। जी हाँ, एक नामकरण तो बड़ा खूबसूरत हो गया है। पता तो लग गया था कि यूपीए जा रहा है, और कुछ नया नाम चाहिए था, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो कि अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, अब ये मुकाबला होगा। हालांकि इस टीम इंडिया पे छीटाकशी तो बहुत होगी, और कहीं ना कुछ तो निकलेगा आईटी सेल से, सो कॉल्ड आईटी सेल से। लेकिन आपकी मैं इस बदलते हुए परिवेश पर जो भी है परिदृश्य है, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। क्या एक बड़ा आयोजन हुआ है, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये जो विपक्ष का अलायंस आ रहा है सामने, जो अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा है, और आज काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी चीज़ें तय की, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई कि वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और महाराष्ट्र की जो अगली बैठक होगी उसमें सब कुछ तय हो जाएगा। यह मेरा अपना यह मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है यह जनता के दबाव में हो रहा है। लोग भी यह चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं उनकी एकजुटता हो, और उनको एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। और यह संदेश लोगों ने कर्नाटक के चुनाव में दिया। जब कोई अलायंस नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तब भी वहाँ की जनता ने कंसोलिडेट होकर के एक पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया। और यहाँ तक कि जनता दल एस जैसी एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी, अपने इलाके विशेष में और चुनाव हार गई, और देवेगौड़ा साहब के तमाम प्रयासों के बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर पाई, जिस सफलता के लिए वो जानी जाती रही है। ये माना जाता है कि बड़ी भारी उनका एक जनाधार है वहाँ। तो लोगों ने यह निर्णय सुना दिया कि अब वो बंटने वाले नहीं है। अगर वो कांग्रेस बीजेपी से संतुष्ट है तो वो एक दल या एक दल समूह के साथ ही जाएंगे। यह जरूरत इसी बात की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो कि भारतीय जनता पार्टी जिन सपनों, उद्देश्यों और नारों के साथ आई थी उसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ। लोगों को निराशा हाथ लगी। समाज को बांटने का एक अलग झंझट शुरू कर दिया कि इस तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश होने लगी कि राजनीति के लिए आप किसी सीमा तक चले जाएंगे। एक राज्य में आग लगी हुई है और वो भी बात कही जा रही है कि सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो सरकार ऐसी नहीं होती। सरकार व्यवस्था के लिए होती है। अव्यवस्था फैला करके राजनीति करने का जो तरीका है वो कम से कम लोकतांत्रिक परंपरा में संभव नहीं है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है वो चिंता का विषय होगा लोगों के मन में। और आज तक मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक एक शांति की अपील न किया जाना, एक लोगों के मन में एक अजीब तरह एक निराशा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो बातें समझ में आ रही है, सामने आ रही है, हो रहा है कि सब कुछ राजनीतिक लेन देन के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए। तो इन राजनीतिक दलों ने जो भारतीय जनता पार्टी से अलग राजनीति करने आए हैं, उनके सामने एक आम आदमी की तरफ से चुनौती है कि आप एक तरफ होइए, और उनके सामने अपनी चुनौती है कि अगर वह एक साथ नहीं होंगे तो जिस तरह की कार्यशैली अपना रखा है सत्तारूढ़ दल ने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट हो जाएगा। सरकारें मतलब ये कहा जाता है ना कि चुनाव कोई भी जीते सरकार बीजेपी की बनेगी। ये बात क्यों कही जाने लगी? पहले तो नहीं कही जाती थी कि केंद्रीय एजेंसियों के डर के मारे सब राजनीतिक दलों को तोड़ करके उनके सदस्यों को इधर उधर करके आप सरकार बना लेंगे। यह राजनीति करने का ढंग नहीं है। और कम से कम अगर आप ये कहते हैं कि हम हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, आप ये कहते हैं कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, तो कम से कम इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं होती। राजनीतिक दलों को तोड़ना, उनके सदस्यों को डराना धमकाना, ये तमाम तरह के जो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ी, घटनाएं दिखाई पड़ी, यह राजनीतिक दलों के सामने उनके अस्तित्व के लिए भी संकट हो गया। आखिर सवाल यह है कि अगर राजनीतिक दल खुद अस्तित्व में नहीं रहेंगे, तब वो न किसी के साथ रहेंगे चाहे किसी के खिलाफ रहेंगे। राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के अवसर नहीं है। धरना, जुलूस, प्रदर्शन क्या स्थितियां रह गई आप देख लीजिए। हम लोग ये विद्यार्थी थे तो हम लोग कभी नहीं देखते थे कि जो जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाए क्योंकि जमानत तक न होने पाए। सरकारें उनको 2-4-10 दिन के बाद छोड़ देती थी।
जेलों में जाने के बाद भी कम से कम एक राहत रहता था कि उनको एक राजनीतिक कैदी का एक स्तर होता था और एक अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार होता था। वो हालत बदल गए हैं, हर व्यक्ति यहाँ अपराधी है। तो ये हालत ये बन गई कि सभी राजनीतिक दल एक हो और गैर भाजपा जो मतदाता हैं उनके बीच में विभाजन को रोका जाए। सवाल केवल ये हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताएं हैं उनको सामने रखा जाए और वही जो विफलताएं हैं वही इस लोगों को आकर्षित कर रही हैं और एक जो ड्राइविंग फोर्स है इस पूरे के पूरे अलायंस के पीछे। सरकार का पूरा रवैया प्रो कारपोरेट है। पूरा गरीब आदमी तो कहीं है ही नहीं, गरीब आदमी आपके चिंतन में ही नहीं है। आप बेरोजगारी और महंगाई की बात ही नहीं करना चाहते। आपके नेता लोग कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, मैं तो ढूंढ रहा हूं मुझे नहीं मिल रही है। और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कहता और संसद के सदस्य कहते हैं कि मैं महंगाई से मिलना चाहता हूं, मुझको दिखती नहीं है। आपने 2014 में जब सत्ता में आए तो आपने कहा था कि हम नई रेलगाड़ियां नहीं चलाएंगे, हम जो वर्तमान ढांचा है इसको मजबूत करेंगे और बेहतर करेंगे। क्या किया आपने? आप जो रेलगाड़ियां चला रहे हैं क्या वो प्रो पीपुल है? वंदे भारत गाड़ी को आप प्रो जनता के पक्ष में लिया गया निर्णय कह सकते हैं, जिसका अगर जहां आप यह पूरा का पूरा कार्यक्रम पूरा का पूरा अभियान किस तरह से फेल है कि आप यह आंकड़े हैं कि अगर भारतीय रेल में आप 10 दिन पहले 1 हफ्ते पहले रिजर्वेशन कराने जाइए तो ऑलमोस्ट गाड़ियों में सीटें नहीं मिलती, भरी हुई। और वंदे भारत को यात्री नहीं मिल रहे हैं, उनके या तो गाड़ियां कैंसिल करनी पड़ रही हैं या डिब्बे घटाने पड़ रहे हैं। आप आते आते आपको ये कहना पड़ा कि हम उनके किराए में भी कमी करेंगे। जो रेल ये मानी जाती है कि यातायात का सबसे सस्ता माध्यम है उसको सबसे महंगा कर दिया आपने। जो सुविधाएं रेल देता था, जो वरिष्ठ नागरिकों को जो छूटें मिलती थी उसको आपने कोरोना काल में वापस लिया और आज तक आप बहाल नहीं कर रहे हैं। जिन रेलगाड़ियों को आपने स्पेशल ट्रेन के नाम पर परिवर्तित कर दिया कोरोना काल के बाद और किराए बढ़ा दिए, उनका स्टेटस आप खत्म नहीं कर रहे हैं और लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी वो आपने खत्म वापस नहीं आने दिया। शिक्षा कितनी महंगी होती चली जा रही है, शिक्षा का निवेश बजट जो है आपने कितना घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट आपने कितना घटा दिया और डे बाय डे दवाओं के दाम और उपचार के तौर तरीके कितने महंगे होते चले जा रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। किसानों की बदहाली सबके सामने है। आपने कहा था कि हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे, वो सबके सामने आ गया और वो मजबूर हुए कि ऐसे कानून लेकर के आप आए कि साल भर तक आंदोलन करते रहे सड़क पर। आपने उनकी सुध नहीं ली। सुध लेना छोड़ दीजिए, आप तमाम तरह के आरोप आपके पार्टी के लोगों ने लगाए उनके खिलाफ, अनर्गल आरोप, उनको पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करने की आपने कोशिश की। गोया कि एक ऐसा माहौल पूरे देश में बन गया कि यह सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है, प्रो कारपोरेट है। यह जो बात कहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कोई भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी है उनका नाम लेकर के आप उनको अपने पक्ष में मिला लेते हैं, उनको अपने सरकार में शामिल कर लेते हैं। यह नारा आपका फेल हो गया। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ है? आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है, तो आप किए क्या? तो जो भ्रष्टाचार का आपने नारा दिया वो फेल हुआ, सब भ्रष्टाचारी आपके साथ आ गए। आपने कहा वंशवाद के खिलाफ हम राजनीति करेंगे, जितने वंशवादी लोग हैं आपके साथ हैं और उनको आपको जरूरत है। जो परिवारवादी राजनीतिक दल है उनको अपने गठजोड़ में आप शामिल करते जा रहे हैं और आप में इस तरह की निराशा हो गई कि आप ऐसे दलों को अपने साथ ले आए गिनती गिनाने के लिए जिनका कोई इनका संगठन कहाँ है, कहाँ ये काम करते हैं, इनके पीछे जनाधार क्या है, यह खोज का विषय है। मतलब पूरे संसद में 36 या 37 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में और उसमें 38 आपे लिए हुए हैं, तो बाकी लोग कहाँ पे हैं? अजीब स्थिति हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो एक बड़ी चुनौती विपक्ष ने खड़ी की है और मुझे लगता है कि गंभीर चुनौती उन्होंने खड़ी की है और एक गंभीर प्रयास किया है राजनीतिक दलों के एक स्तर पर लाने के लिए। और मुझे लगता है कि जो कोशिशें विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही हैं, जो उनमें लोकहित की अपनी एक भावना है, ये मुझे लगता है कि यह गठजोड़ प्रभावी साबित होगा और अगला जो बैठक है होते होते मुझे लगता है कि तस्वीर और बेहतर हो जाएगी। जी।